नमस्कार सभी लोगों को। आज का जो विषय है, जो टॉपिक है, वो यह है कि हमारे परीक्षार्थी, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, वह भारत के संविधान को किस प्रकार से पढ़ें ताकि परीक्षा की दृष्टि से पूरा का पूरा संविधान जो है कवर हो जाए। तो इस विषय पर जो ये लेक्चर है वो इस बात पर है कि पूरे संविधान के जो अनुच्छेद हैं वो किस प्रकार से कवर किए जाएं, किस प्रकार से क्रमबद्ध अध्ययन किया जाए, इस बात पर मेरा एक छोटा सा ये व्याख्यान है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भारत का संविधान। तो भारत का संविधान कहाँ लिखा है कि यह भारत का संविधान कहलाएगा? तो अनुच्छेद 393, आर्टिकल 393 में इस बात को कहा गया है कि यह भारत का संविधान कहलाएगा। फिर उसके बाद अगर पूरे संविधान को समझना है तो हमें सबसे पहले इसके प्रीएम्बल के कुछ शब्दों को देखना पड़ेगा कि हम भारत के लोग कह रहा है। तो हम भारत के लोग को ही अगर हम एनालिसिस करें या इसकी व्याख्या करें तो पूरा का पूरा संविधान इसी बातों से ही कवर हो जाएगा कि हम भारत के लोग, मतलब हम लोग, और दूसरा शब्द है भारत। तो सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि हम भारत के लोगों को जो क्या क्या अधिकार प्राप्त हैं, हम लोगों के जो हम लोग भारत के लोग हैं, हम लोग वी द पीपल, इसके संदर्भ में हमारे संविधान में कहाँ कहाँ क्या क्या दिया गया है, सबसे पहले हमें इस बात को पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले हम भारत के लोग, तो हम लोगों को क्या मिला है? तो सबसे पहले फोकस इस बात पर करिए, सबसे पहले ये आप तैयार करिए इस विषय को कि आपको जो मूलाधिकार प्राप्त है, फंडामेंटल राइट्स, इसको आप वरीयता क्रम में सबसे पहले पढ़िए। जो प्रेफरेंस, जो ऑर्डर है ऑफ रीडिंग, पढ़ाई का जो वरीयता क्रम है, इस चीज़ को भी मैं फोकस करना चाहता हूं कि हम जो लोग हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो इनको क्या मिला है। तो इनको सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स जो है फोकस करना चाहिए। तो फंडामेंटल राइट्स हमारे कहाँ से कहाँ तक दिए गए हैं? आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक हमारे यहाँ फंडामेंटल राइट्स दिए हैं। जो अनुच्छेद हमारा 12 से 35 तक मूलाधिकार दिया गया है, इसको आपको पढ़ना है। फिर फंडामेंटल राइट्स जब आप आर्टिकल 13 पढ़ेंगे, अनुच्छेद 13, तो उसमें कुछ ऐसी बातें आती हैं कि आपको भारत के संविधान में जो संशोधन होता है अनुच्छेद 368 के माध्यम से, आर्टिकल 368 के माध्यम से, तो अनुच्छेद 368 को भी फंडामेंटल राइट्स के साथ पढ़ना चाहिए ताकि आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 में जो संबंध है वो भी आपको समझ में आ जाए। तो फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ आपको आर्टिकल 368 का भी अध्ययन करना है। और फिर आर्टिकल 13 जो कि जुडिशियल रिव्यू को बोल रहा है कि हमारे यहाँ न्यायिक पुनर्विलोकन भी हमारे यहाँ जो जुडिशरी के माध्यम से होता है, तो इसका जो है जो 9th शेड्यूल है, इसी के साथ ही आपको 9th शेड्यूल भी, जो संविधान की जो 9वीं अनुसूची है, उसको भी आपको साथ में कवर करना है। फिर इसके बाद आप जब फंडामेंटल राइट्स को पढ़ लेंगे अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक, तो फिर उसके बाद आपको पढ़ना चाहिए कि हम जो भारत के लोग हैं, वी द पीपल, तो इनको राइट्स के साथ साथ क्या कर्तव्य दिए गए हैं। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी हमारे यहाँ दी गई है अनुच्छेद 51A, मतलब आर्टिकल 51 कैपिटल ए में, तो वो आपको फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी इसके बाद पढ़ना चाहिए। फिर इसके बाद आपको राइट टू प्रॉपर्टी, जो आपका आर्टिकल 300 कैपिटल ए में दिया गया है, जो कहता है कि एमिनेंट डोमेन, जो संपन्न, जो प्रभु सत्ताधारी जो है, जो राज्य सर्व संपन्न जो है, जो सर्व प्रभुताधारी है, एमिनेंट डोमेन राज्य को कहते हैं। कि एमिनेंट डोमेन का मतलब ये है कि व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति को, भारत में रहने वाले जो भी हमारे नागरिक हैं, उनको विधि के माध्यम से वो संपत्ति से वंचित कर सकता है राज्य। मतलब आपको जो संपत्ति का अधिकार है, जो संवैधानिक अधिकार है, वो आप उस संपत्ति के अधिकार से वंचित किए जा सकते हैं, डिप्राइव्ड ऑफ किए जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए राज्य को विधि बनानी पड़ेगी। मतलब यह कि विदाउट लॉ आपका जो संपत्ति का अधिकार है वो नहीं छीना जा सकता है। तो एमिनेंट डोमेन का मतलब है कि राज्य विधि द्वारा आवश्यकता पड़ने पर आपको संपत्ति आपसे ले सकता है। जैसे कि मान लीजिए यूनिवर्सिटी बनानी है, विश्वविद्यालय बनाना है, लोकहित का काम करना है, हॉस्पिटल्स बनाने हैं, तो आपकी खेती ली जा सकती है। तो इसलिए जो आपका, जो हम लोगों को जो मिला है संवैधानिक अधिकार, संपत्ति का अधिकार, इसको भी आपको जानने की ज़रूरत पड़ती है। फिर इसके बाद
आपको आर्टिकल 301 से लेकर 307 जो कि हमारे यहाँ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, जो हमारे यहाँ व्यापार है, वाणिज्य है, समागम की जो स्वतंत्रता दी गई है राज्य के माध्यम से कि आप जो है व्यापार कर सकते हैं, वाणिज्य कर सकते हैं, समागम कर सकते हैं और राज्य मोनो सकता, तो ये व्यक्तियों के संदर्भ में आपको राइट्स दिए जा रहे हैं व्यापार संबंधी, इनको भी आपको फिर इस पढ़ना चाहिए। फिर इसके बाद जो भारत के लोग हैं वो सर्विसेज करेंगे, सेवाएं करेंगे, तो कुछ संवैधानिक उपबंध भी हमारे यहाँ सेवाओं से संबंधित दिए गए हैं। तो अनुच्छेद 308 से लेकर 314, आर्टिकल्स 308 टू 314 में दिया गया है सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड स्टेट्स, संघ और राज्य के अधीन जो सेवाएं हैं उनके बारे में प्रावधान किया गया है, तो उनको भी आपको अध्ययन करने की ज़रूरत है। फिर उसी से जुड़ा हुआ है पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर यूनियन एंड स्टेट्स, आर्टिकल 315 टू 323, अनुच्छेद 315 से लेकर 323 तक जो संघ और राज्य की जो लोक सेवा आयोग है उसके बारे में भी प्रावधान दिया गया आर्टिकल 378 में, उसका भी अध्ययन करने की यहाँ पर ज़रूरत पड़ती है। फिर उसके बाद ट्रिब्यूनल्स, आप जब सेवा करेंगे और इस सेवा से संबंधित आपको यदि कोई दिक्कत है, आपका सस्पेंशन होता है, निलंबन होता है, टर्मिनेशन होता है, मतलब सेवाओं से संबंधित किसी भी समस्या के निवारण के लिए ट्रिब्यूनल्स भी संविधान के अंतर्गत बना दिए गए हैं, तो उसका भी प्रावधान पढ़ना चाहिए। आर्टिकल 323 कैपिटल ए, 323 कैपिटल बी में ये प्रावधान दिए गए हैं ट्रिब्यूनल्स के बारे में। फिर इसके बाद आप भारत के नागरिक हैं तो आपको नागरिकता कैसे प्राप्त होती है, तो इसके बारे में भी आपका अध्ययन होना बहुत ज़रूरी है। तो आर्टिकल्स 5 टू 11, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक आपकी नागरिकता के बारे में बताया गया कि आप किस प्रकार से नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं भारत की। तो ये जो आपका हमने अभी बताया, ये जो अध्याय है, ये जो अनुच्छेद हैं, ये भारत के में रहने वाले नागरिकों और व्यक्तियों के लिए होता है, जिसको कि सबसे पहले पढ़ना चाहिए। फिर इसके बाद आपको इंडिया क्या है, भारत क्या है, राज्य क्या है, इसका अध्ययन करना चाहिए। तो इंडिया इज़ अ स्टेट, तो इंडिया कहाँ दिया गया, हम कैसे जाने कि भारत क्या है, तो आप इसके बारे में अनुच्छेद 1 से लेकर 5 तक, आर्टिकल 1 टू 4 तक आप इसका अध्ययन करिए, अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक। और साथ में ये जानने का कोशिश करिए कि इसके साथ भारत स्टेट्स है ही, और इसके अलावा यूनियन टेरिटरीज भी हैं, संघ राज्य क्षेत्र हैं, तो राज्यों से और संघ राज्य क्षेत्रों से मिलकर भारत बना है। तो ये चीज़ और स्पष्ट रूप से कहाँ देखने को मिल रही है, तो शेड्यूल 1, तो शेड्यूल जब अनुसूची 1 आप देखेंगे तो ये जानकारी आपको मिलेगी कि भारत क्या है, भारत किन से मिलकर बना है, तो राज्यों से और संघ राज्य क्षेत्रों से मिलकर बना है। तो आपको अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक प्लस शेड्यूल 1 जब आप पूरा अध्ययन करेंगे तो तब आप जान पाएंगे कि भारत क्या है। तो फिर जब राज्य आपने जान लिया कि भारत हमारा ये है, तो फिर इस राज्य के कुछ उसके कर्तव्य हैं, जैसे कि मानव के, हमारे नागरिकों के कर्तव्य हैं, इसी प्रकार से राज्य के भी कर्तव्य है, जिसको कि हम राज्य के नीति निर्देशक तत्वों कहते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसका अध्ययन आपको करना चाहिए। वो आर्टिकल 36 टू 51 तक दिया गया है, तो आपको फिर उसका अध्ययन करना चाहिए कि राज्य के हमारे क्या कर्तव्य हैं, राज्य में क्या पॉलिसी होनी चाहिए, राज्य की क्या नीति होनी चाहिए, इन सब का आपको अध्ययन करना है। जैसे कि हमारे यहाँ जो धर्म का विषय है उसको जो राज्य की नीति में लाया जाता है, तो ये आपको देखना चाहिए कि राज्य की नीति के अंतर्गत क्या ये विषय सुसंगत है या जस्टिफाइड है। तो इस चीज़ को भी आपको आज के वर्तमान समय में देखने की ज़रूरत है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का मतलब ये है कि राज्य का यह कर्तव्य होगा, जब कोई पॉलिटिकल पार्टी जीतती है तो उसको अपने एजेंडे में, पॉलिटिकल एजेंडे में आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक जो कर्तव्य बताए गए हैं उनका पालन करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। फिर इसके बाद आप देखिए कि स्टेट क्या है। स्टेट हमारा जो है, आप लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी से मिलकर हमारा भारत राज्य बना है। और आपको एक बात बता दें, चाहे वो राजा का दौर हो
चाहे वो कोई भी दौर हो, अगर लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी नहीं है तो कोई भी संस्था, कोई भी राज्य नहीं चल सकता, चाहे वो राजा का भी शासन काल क्यों ना हो। अगर राजा के दौर को भी देखें तो राजा जो कहता था वही कानून हो जाता था, मतलब राजा ही स्वयं विधायिका था और एग्जीक्यूटिव के बारे में उसके सिपह सलार होते थे, वो कार्यपालिका के सदस्य मान लिए जाते थे और राजा ही न्याय भी कर देता था। तो ये तीनों संस्थाओं का होना जरूरी है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। तो ठीक भारत में भी राजा का सिद्धांत तो नहीं लागू है क्योंकि हमारे यहाँ संविधान सर्वोच्च है, लेकिन ये तीनों संस्थाओं को लिए जाना आवश्यक था कि कानून बनाने वाली संस्था होनी चाहिए, फिर कानून का पालन कराने वाली एक संस्था होनी चाहिए, और जब इन कानूनों से अन्याय उत्पन्न हो तो एक न्यायपालिका भी होनी चाहिए। तो हमारे संविधान में भी लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी नेशनल लेवल पर, यूनियन लेवल पर, संघ के स्तर पर भी और राज्य के स्तर पर, दोनों स्तरों पर मौजूद है। तो सबसे पहले हम लेजिस्लेचर पढ़ेंगे, द यूनियन की, जो संघ की जो हमारी विधायिका है उसको हमें पढ़ना चाहिए। तो जब आप संघ की विधायिका पढ़ेंगे तो आप दोनों सदनों को, बोथ हाउसेस के जो दोनों सदनों के बारे में जो सुसंगत तथ्य हैं उनका अध्ययन किया जाएगा, जिसको कि हम संसद कहते हैं। तो अनुच्छेद आर्टिकल 79 टू 122 तक, मतलब अनुच्छेद 79 79 से लेकर 122 तक दिया गया है संसद के बारे में, दोनों सदनों के बारे में, जैसे कि लोकसभा है, राज्यसभा है। तो जब हम राज्यसभा पढ़ेंगे तो उसके साथ अनुसूची 4 शेड्यूल 4 का भी अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि राज्यसभा में कितनी सीटें कहाँ से किस राज्य को दी जाएगी ये हमारे अनुसूची 4 में बताई गई है। फिर स्पेशल एड्रेस बाय द प्रेसिडेंट, मतलब जब लोकसभा और राज्यसभा से संबंधित हम सारे आर्टिकल्स को देख लेंगे उसके बाद फिर उसमें स्पेशल एड्रेस बाय द प्रेसिडेंट, हमारे जो राष्ट्रपति हैं उनका एक विशेष अभिभाषण से संबंधित प्रावधान भी आर्टिकल 79 से 122 के मध्य में जो अनुच्छेद है उनका अध्ययन भी करना आवश्यक है। तो उसमें एक ये अनुच्छेद भी है कि स्पेशल एड्रेस बाय द प्रेसिडेंट, मतलब राष्ट्रपति के द्वारा एक विशेष अभिभाषण भी दिया जाता है। फिर जो चेयरमैन है, डिप्टी चेयरमैन है राज्यसभा का, उसको संबंधित जो प्रावधान है उसका अध्ययन करना चाहिए। फिर स्पीकर, डिप्टी स्पीकर जो आपके लोकसभा के हैं उसका इसमें प्रावधान दिया गया है। फिर ये जो शपथ लेते हैं, ये जो मतदान करते हैं, इसके बारे में भी प्रावधान दिया गया है। फिर डिसक्वालिफिकेशन, कैसे आप इनको निर्योग्य ठहराएंगे इन सदस्यों को, इसके बारे में इसमें एक अनुच्छेद का अध्ययन करना आवश्यक हो जाता है। फिर जो पावर्स, प्रिविलेजेस ऑफ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट एंड इट्स मेंबर, मतलब जो संसद के सदनों को जो शक्तियां प्राप्त हैं, जो उनको विशेषाधिकार प्राप्त हैं उनके सदस्यों को, इसके बारे में अध्ययन करने की आवश्यकता रहती है। फिर जब हमारा ये जो लोकसभा बना है, जो राज्यसभा बना है, तो इन दोनों की बिल्स, विधेयक बनाने में क्या महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। तो बिल्स का भी अध्ययन, जो विधेयक है जो कानून का स्वरूप लेगा, जो एक्ट के रूप में, अधिनियम के रूप में आएगा, तो वो अचानक अधिनियम नहीं बन जाता है, उससे पहले के जो प्रोसीजर्स हैं इस पर भी एक व्याख्यान हमारा रहेगा। लेकिन आपको ये जानने की आवश्यकता है कि किस प्रकार से क्रमबद्ध तरीके से आपको संविधान पढ़ना है। तो जब ये आप लेजिस्लेचर यूनियन स्तर पर, संघ के स्तर पर जब आप संसद को पढ़ लेते हैं, लेजिस्लेचर को पढ़ लेते हैं, तो ठीक उसके बाद आप तुरंत जो है स्टेट लेजिस्लेचर को पढ़िए। और तुलनात्मक अध्ययन भी आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा आने वाले लेक्चर्स में। तो आपको जब यूनियन लेजिस्लेचर आप पढ़ लेते हैं संसद को, तो ठीक उसके बाद आप स्टेट लेजिस्लेचर का अध्ययन करिए, राज्य विधान जो हमारी मंडल है उसका। तो जब आप इसका अध्ययन करेंगे, दोनों सदनों का, जो हमारा विधानसभा है, विधान परिषद है, तो इसका आर्टिकल्स 168 टू 212, मतलब 168 से लेकर अनुच्छेद 212 तक इसके बारे में प्रावधान दिया गया है। तो इसमें लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा है, लेजिस्लेटिव काउंसिल विधान परिषद है, फिर इसमें भी स्पेशल एड्रेस बाय द गवर्नर है। तो ठीक इसमें भी राज्यपाल के द्वारा एक विशेष अभिभाषण होता है। फिर इसके बाद जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसका चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, इसके बारे में प्रावधान दिया हुआ है। फिर इसी प्रकार से लेजिस्लेटिव असेंबली है, उसका स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, इसके बारे में भी आपको प्रावधान को मैं अध्ययन कराऊंगा
आपको क्रमबद्ध इस प्रकार से अध्ययन करना है। फिर जो है ओथ है, वोटिंग है, इसमें भी जैसे जिस प्रकार से यूनियन लेजिस्लेचर में ओथ और वोटिंग के प्रावधान थे, ठीक इसी प्रकार से स्टेट लेजिस्लेचर में भी ओथ और वोटिंग के बारे में प्रावधान दिया गया है। फिर इनकी भी डिस्क्वालिफिकेशन, ये कैसे निर्योग्य ठहराए जाएंगे, फिर इनके भी पावर और प्रिविलेजेस, इनकी शक्तियों को, इनके विशेषाधिकार को देखने की आवश्यकता है। और ठीक इसी प्रकार से राज्य विधानमंडल जो है किस प्रकार से विधेयक बनाएगी, उसके बारे में क्या एक प्रक्रिया दी गई है, ये संविधान में उन उपबंधों को भी देखना पड़ेगा। तो ये सारे उपबंध आर्टिकल 168 से 212 तक दिए गए हैं, इनका अध्ययन आपको करने की आवश्यकता है। फिर जो बिखरा हुआ है आर्टिकल कहीं और, तो आप आर्टिकल 361 कैपिटल ए और 361 कैपिटल बी का भी अध्ययन यहीं कर लेंगे। तो 361 कैपिटल ए कह रहा है प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिकेशन ऑफ प्रोसीडिंग्स ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। तो जो हमारे यहाँ राज्य विधानमंडल है, जो हमारी संसद है, उसकी कार्यवाहियों के प्रकाशन में क्या संरक्षण दिया गया है, ये हमारे आर्टिकल 361 कैपिटल ए में दिया गया है। तो इसको भी यहीं पर ही लाके, इस अनुच्छेद को यहीं पर ही समझाने की आवश्यकता रहती है। फिर 361 कैपिटल बी कह रहा है डिस्क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑन रेम्यूनरेटिव पॉलिटिकल पोस्ट। जो राजनीतिक पद होते हैं, जो लाभ वाले राजनीतिक पद होते हैं, अगर आप इसके बारे में, अगर आप कोई लाभ का पद ले रहे हैं, तो अगर ऐसी कोई चीज़ है तो 361 कैपिटल बी में ये देखने की आवश्यकता है कि किस प्रकार से ये निर्योग्यता की अवस्था को प्राप्त करेगा, डिस्क्वालिफिकेशन को। तो 361 कैपिटल बी को भी यहीं पर पढ़ाने की आवश्यकता रहती है। फिर आप जब लेजिस्लेचर पढ़ लेते हैं तो अंत में आपको सेकेंड शेड्यूल, जो अनुसूची द्वितीय है, द्वितीय अनुसूची, उसका पार्ट सी आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पे रिलीवेंट आर्टिकल है, रिलीवेंट शेड्यूल है, जिसमें कि लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली, जो हमारी राज्य की विधानसभा है, उसके स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के बारे में कहा गया, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में, और राज्यसभा और लेजिस्लेटिव काउंसिल जो राज्य स्तर पर है, लेजिस्लेटिव काउंसिल, उसके जो चेयरमैन है और जो डिप्टी चेयरमैन है, जो हमारे सभापति और उप सभापति, उससे संबंधित हमारा द्वितीय शेड्यूल जो है, उसका पार्ट सी यहाँ पर प्रावधान कर रहा है, और उस प्रावधान को भी समझने की यही आवश्यकता होती है। फिर इसके साथ साथ आपको शेड्यूल 10 भी यही देखना चाहिए, अनुसूची 10, जो एंटी डिफेक्शन लॉस के बारे में कहती है, दल परिवर्तन के संबंध में प्रावधान करती है। तो इतनी सारी चीज़ों को देखने पर आपको ये मतलब दोनों लेजिस्लेचर जो यूनियन स्तर पर है, स्टेट लेवल पे है, इसका अध्ययन आपको करना यहीं पर ही आवश्यक है। फिर उसके बाद राज्य का जो हमारा दूसरा अंग जो मैं लूँगा, वो एग्जीक्यूटिव लूँगा, कार्यपालिका। तो यूनियन स्तर पर जब आप, संघ स्तर पर जब आप कार्यपालिका देखेंगे, तो उसमें प्रेसिडेंट है। तो प्रेसिडेंट जो एग्जीक्यूटिव है, जो द यूनियन एग्जीक्यूटिव, उसके बारे में कहाँ से कहाँ तक दिया गया, तो आर्टिकल्स 52 से लेकर 78 तक हमारा जो है यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में दिया जा रहा है। तो सबसे पहले प्रेसिडेंट इसमें देखना पड़ेगा। राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, चुनाव की रीति क्या है, मैनर क्या है, उसकी समयावधि कितनी होगी राष्ट्रपति की, तो टर्म क्या है, फिर उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, योग्यता क्या है, फिर ये ओथ कैसे लेगा, उसका क्या प्रारूप है, फिर इसका इम्पीचमेंट, महाभियोग कैसे होगा, इस चीज़ को भी आपको समझने की यही आवश्यकता होगी। फिर आर्टिकल 72 पार्डन की जो पावर है, जो उसकी क्षमादान की शक्ति है, आर्टिकल 72 वो, और फिर इसी के साथ 123 भी यहीं पढ़ना पड़ेगा कि राष्ट्रपति को ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है, अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति है। तो उसको कंपाइल में यहीं पर ही आपको सारी चीज़ें, राष्ट्रपति से संबंधित चीज़ों को यहीं पर ही आपको पढ़ने की आवश्यकता है। जो हमारा बिखरा हुआ है संविधान थोड़ा बहुत, उसको एक ही जगह पर ला के राष्ट्रपति से संबंधित सारी चीज़ों को आपको पढ़ना चाहिए। फिर इसके बाद वाइस प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ना चाहिए कि उसका इलेक्शन कैसे होता है, फिर इसकी टर्म क्या है, फिर इसका जो है आपका ओथ ये कैसे लेता है, इसके बारे में भी प्रावधान दिया गया है। फिर
इसके बाद आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को पढ़िए, जो हमारी मंत्री परिषद होती है संघ के स्तर पर। इसके बारे में प्रावधान आर्टिकल 74 से लेकर 75 तक दिया गया है। तो इसमें जैसे 74 ये कह रहा है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है टू एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट, तो जो भी राष्ट्रपति जो को ये सलाह देगा, ये सहायता प्रदान करेगा हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो मंत्री परिषद है, तो राष्ट्रपति जो है रबड़ की मोहर इसीलिए कहलाता है क्योंकि सारा काम वो राष्ट्रपति जो है वो इन्हीं की सलाह पर, मंत्री परिषद की सलाह पर करता है, जो कि मंत्री परिषद का जो यूनियन स्तर पर जो मंत्री परिषद है, जो उसका प्रमुख होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। तो ये आपको पढ़ने की यहीं पर ही आवश्यकता है। फिर अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया, जो हमारा भारत का जो महान्यायवादी होगा, जो भारत सरकार का जो प्रथम व्यक्ति है जो वकालत करता है भारत के की तरफ से, तो उसको हम कहते हैं कि अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया, भारत का महान्यायवादी। तो इसका प्रावधान आर्टिकल 76 में दिया गया है, आर्टिकल 76 में दिया गया। फिर इसके बाद आपको आर्टिकल 78 भी यहीं पढ़ना चाहिए, जिसमें लिखा है ड्यूटीज़ ऑफ प्राइम मिनिस्टर टू इन्फॉर्म द प्रेसिडेंट। तो कुछ मतलब मामलों में प्राइम मिनिस्टर का ये कर्तव्य है कि वो समय समय पर इसकी जानकारी जो है प्रेसिडेंट को दे। आप देखते होंगे कि प्रेसिडेंट से मिलने हमारे प्रधानमंत्री जब जाते हैं तो अनुच्छेद 78 भी उसका एक कारण होता है कि अनुच्छेद 78 में ये प्रधानमंत्री का ये कर्तव्य है। तो ठीक इसी प्रकार से फिर जब आप यूनियन स्तर पर जब आप कार्यपालिका पढ़ लेते हैं, तो ठीक फिर उसी के बाद आप स्टेट पर आ जाइए, स्टेट के एग्जीक्यूटिव पर। तो स्टेट की जो कार्यपालिका है वो हमारे यहाँ आर्टिकल 153 से लेकर 167 तक दिया गया है, जो स्टेट एग्जीक्यूटिव के प्रावधान। तो उसमें सबसे पहले आप गवर्नर पढ़िए, राज्यपाल, उसका अपॉइंटमेंट कैसे होता है, उसमें उसकी नियुक्ति कैसे होती है, उसकी समयावधि कितनी है, टर्म कितनी है, क्वालिफिकेशन क्या होगी, योग्यता क्या होगी, ओथ कैसे लेगा, उसका क्या प्रारूप होगा, शपथ कैसे लेगा। तो इसके बारे में आपको पढ़ने की आवश्यकता है। फिर यहीं पर आर्टिकल 161 का भी अध्ययन आपको करना है, जो राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति है, पार्डन की जो शक्ति है, रैमिट की परिहार करने की, कम्यूट करने की, लघुकरण करने की सजा को, उसके बारे में भी आपको आर्टिकल 161 यहीं पर ही पढ़ने की आवश्यकता है। और फिर जो आर्टिकल 213 है कि गवर्नर को भी ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है, अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति दी गई है, तो वो भी यहीं पर ही आपको पढ़ने की आवश्यकता है। फिर इसके बाद राज्य स्तर पर भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, जिसका कि प्रमुख जो हमारा सीएम होता है, चीफ मिनिस्टर होता है, मुख्यमंत्री होता है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में प्रावधान हमारे 163 आर्टिकल और 164 अनुच्छेद में दिया हुआ है। तो हमारे राज्य का जो प्रथम अधिवक्ता होता है, जो राज्य की तरफ से जो राज्य की पैरवी करता है मुकदमों की, तो उसको हम कहते हैं राज्य का महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल फॉर द स्टेट। तो उसके बारे में प्रावधान हमारा 165 अनुच्छेद में दिया गया है। फिर ड्यूटीज ऑफ सीएम टू इन्फॉर्म टू गवर्नर, तो सीएम साहब का भी, जो हमारे मुख्यमंत्री होते हैं, मुख्यमंत्री का भी ये कर्तव्य है कि राज्यपाल को सूचना दें। तो इसके बारे में अनुच्छेद 167 में इसका प्रावधान है, उस प्रावधान को भी यहीं पढ़ने की आवश्यकता है। फिर आप यहाँ पर अनुच्छेद द्वितीय जो सेकंड शेड्यूल है, उसका पार्ट ए आपको यहीं पर प्रेसिडेंट के बारे में और गवर्नर के बारे में, जो पार्ट ए है वो प्रेसिडेंट और गवर्नर के बारे में प्रावधान कर रहा है, राष्ट्रपति और गवर्नर, राज्यपाल के बारे में, सेकेंड शेड्यूल का पार्ट ए। तो यहाँ पर इसको भी देखने की आवश्यकता है, इस प्रावधान को भी समझने की यहाँ पर आवश्यकता होती है, और इस शेड्यूल को भी यहीं पर पढ़ने की आवश्यकता है। फिर इसके बाद आप जो है देखेंगे कि इसके अलावा भी यहाँ पर जैसे 361 आप देख लीजिए, यहीं पर आर्टिकल 361 वो जो कहता है प्रोटेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट और गवर्नर को, उस अनुच्छेद को भी यहीं पढ़ लीजिए। फिर आर्टिकल 372 कैपिटल ए, आर्टिकल 373 और आर्टिकल 394 कैपिटल ए और आर्टिकल 392 भी यहीं पर पढ़ने की आवश्यकता है, जो कि प्रेसिडेंट के संबंध में बोला जा रहा है।
तो फिर इसके बाद जब आप ये सब पढ़ लेते हैं तो फिर उसके बाद न्यायपालिका के तरफ आप आइए, जो राज्य का तीसरा अंग है कि न्यायपालिका। तो द यूनियन स्तर पर, संघ के स्तर पर जो हमारी न्यायपालिका है वो एक ही है, वो है सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में, द यूनियन जुडिशरी के बारे में आर्टिकल्स 124 टू 147 तक जो है प्रावधान किया गया है। तो इसकी इस्टेब्लिशमेंट कैसे होगी, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कैसे होगी, कॉन्स्टिट्यूशन गठन कैसे होगा, इनकी सैलरीज क्या होगी, वेतन क्या होगा, अपॉइंटमेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का और एडहॉक जजेस का कैसे होगा, इसको यहीं पर ही पढ़ने की आवश्यकता है। और 124 क्लॉज 6 में ही ओथ के बारे में भी दिया गया है कि ये शपथ के बारे में भी प्रावधान को भी यहीं देखना होगा। फिर इसी में ही अटेंडेंस ऑफ रिटायर्ड जजेस एट सिटिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 128 को भी यहाँ देखने की आवश्यकता है कि जो हमारे रिटायर्ड जजेस हैं वो किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट की बैठकों में उपस्थित होते हैं, उसके बारे में भी प्रावधान है। मतलब रिटायर्ड जजेस की भी आवश्यकता पड़ जाती है, क्योंकि काफ़ी अनुभवी लोग होते हैं रिटायर्ड जजेस। तो ज़रूरत पड़ने पर रिटायर्ड जजेस को भी हम सुप्रीम कोर्ट की बैठकों में जो है उपस्थिति का प्रावधान है। फिर आर्टिकल 129 में ये कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहलाती है। फिर इसको भी समझने की यही आवश्यकता रहेगी। फिर 130, आर्टिकल 130 जो कह रहा है इसका प्लेस कहाँ होगा, दिल्ली में होगा, और किसी दूसरी स्थान पर भी इसको बैठाया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के, उसके बारे में भी आर्टिकल 130 कह रहा है। फिर इसमें जुरिस्डिक्शन है, सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार है। तो क्षेत्राधिकार ओरिजिनल है, अपीलेट है, स्पेशली पैटिशन आर्टिकल 136 के तहत आ सकती है। फिर रिव्यू कर सकता है 137 आर्टिकल के अंतर्गत। फिर इनलार्जमेंट आर्टिकल 138 के तहत इसकी शक्तियों में कमी नहीं की जा सकती, लेकिन वृद्धि की जा सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट की पावर्स में कमी नहीं की जाएगी, ये संविधान ही बोल रहा है, क्योंकि वृद्धि के बारे में यहाँ प्रावधान दिया गया है, इनलार्जमेंट के बारे में। तो ये भी आपको यहाँ पर ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, अपीलेट जुरिस्डिक्शन, स्पेशल लीव और फिर रिव्यू के बारे में और इनलार्जमेंट के बारे में जो अनुच्छेद हैं, इनको भी यहीं पर ही समझने की आवश्यकता है। फिर आर्टिकल 32 जो कह रहा है, तो आर्टिकल 32 को भी यहाँ पर विस्तार से पढ़ाने की आवश्यकता रहेगी कि फंडामेंटल राइट्स के लिए आप 5 प्रकार की रिट सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकता है, हैबियस कार्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, को वारंटो और सर्शियोरारी। लेकिन फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन के लिए, फंडामेंटल राइट्स के इन्फोर्समेंट के लिए तो आप आर्टिकल 32 में जाएंगे, लेकिन अन्य मामलों में सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 139 के तहत इन रिट्स को, इन याचिकाओं को जारी करने की शक्ति प्राप्त है। तो आर्टिकल 32 और 139 अनुच्छेद को एक साथ समझने की यहाँ आवश्यकता है। फिर इसके बाद आर्टिकल 141 को भी समझना है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय सभी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स पर बाध्यकारी होते हैं, बाइंडिंग होते हैं। तो इसकी भी चर्चा यहीं करी जाएगी आने वाले लेक्चर्स में। फिर 142 अनुच्छेद आर्टिकल 142 कंप्लीट जस्टिस की बात करता है। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने फैमिली मैटर्स को 142 के तहत अपने कॉग्निजेंस में लिया था। तो 142 सुप्रीम कोर्ट को ये कहती है कि अगर उसको पूर्ण न्याय प्राप्त करने के लिए फॉर ऑब्टेनिंग कंप्लीट जस्टिस, तो सुप्रीम कोर्ट कोई भी डिक्री और कोई भी आदेश जारी कर सकता है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण शक्ति है अनुच्छेद 142 के तहत कंप्लीट जस्टिस के संबंध में। तो इसको भी यहीं पर ही पढ़ने की आवश्यकता रहती है। फिर इसके बाद 143 अनुच्छेद 143 है, प्रेसिडेंट जो है सुप्रीम कोर्ट से परामर्श कर सकता है, कंसल्ट कर सकता है। तो आर्टिकल 143 भी आपको यहीं देखने की आवश्यकता है। और फिर आर्टिकल 144 जो कह रहा है वो ये कह रहा है टू एक्ट इन द एड ऑफ सुप्रीम कोर्ट बाय सिविल एंड जुडिशियल अथॉरिटीज़, मतलब सिविल और न्यायिक प्राधिकारियों के द्वारा जो सुप्रीम कोर्ट की सहायता करने में कार्य किया जाना चाहिए। तो 144 ये कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आप कैसे इसमें सहायता करेंगे, आप उनके ऑर्डर्स को मानिए, उनके ऑर्डर्स को कंप्लायंस कराइए, अनुपालन कराइए। तो ये अनुच्छेद इसी को बल दे रहा है आर्टिकल 144। फिर आर्टिकल 145 के तहत जो यूनियन जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट है वो रूल्स बना सकती है, नियमों को बना सकती है। तो उन नियमों को
किन किन विषयों पर वो नियम बना सकती है सुप्रीम कोर्ट, स्वयं बना सकती है सुप्रीम कोर्ट, तो आर्टिकल 145 को भी पढ़ने की यहाँ पर आवश्यकता है। फिर जब आपने यूनियन जुडिशरी पढ़ ली तो इसी के पैरेलल में फिर आप स्टेट जुडिशरी को भी पढ़ लीजिए। तो स्टेट जुडिशरी जो हमारी जो राज्य स्तर पर जो न्यायपालिका है वो दो रूपों में देखने को मिलती है मोटे मोटे तौर पर, हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट। तो जो हाई कोर्ट है वो हमारा आर्टिकल 214 टू 232 मतलब 214 से लेकर 232 तक हमारा हाई कोर्ट दिया है, तो उसको विस्तार से यहाँ पढ़ाया जाएगा लेक्चर्स में, जब भी आने वाले लेक्चर्स होंगे। नहीं तो आपको ये ध्यान में रखना है कि किस तरीके से हमें संविधान को पढ़ना है। फिर इसके बाद सबऑर्डिनेट कोर्ट जो अधीनस्थ न्यायालय हैं उसके बारे में हमारे यहाँ अनुच्छेद 233 से लेकर 237 तक 233 टू 237 तक हमारे अधीनस्थ न्यायालयों के बारे में दिया गया, जैसे हमारे जिला न्यायाधीश हैं इनके बारे में प्रावधान किया गया है। फिर एक आर्टिकल है 234 क्या कहता है, रिक्रूटमेंट इन जुडिशियल सर्विस अदर देन डिस्ट्रिक्ट जज। तो मुंसिफ मजिस्ट्रेट जो चुने जाते हैं हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में या किसी राज्य में, तो जो हमारे सिविल जजेस चुने जाते हैं PCSJ, पब्लिक सर्विस कमीशन सर्विस जो होती है जुडिशरी की, PCSJ जिसे कहते हैं, तो उससे संबंधित जो अनुच्छेद है वो आर्टिकल 234 है। फिर आपको इसके अलावा आर्टिकल 376 को भी यही पढ़ने की ज़रूरत है, जो कि कह रहा है प्रोविजंस एज टू जजेस ऑफ हाई कोर्ट, मतलब जो उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होगा उसके संबंध में प्रावधान की भी ये व्याख्या कर रहा है। तो अनुच्छेद 376 आर्टिकल 376 को भी यहीं पर ही आपको पढ़ने की आवश्यकता है। फिर आर्टिकल 363 भी यहीं पढ़िए, जो कह रहा है बार टू इंटरफेरेंस बाय कोर्ट, मतलब न्यायालय के द्वारा हस्तक्षेप करने की, मतलब न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकता, तो किन मामलों में नहीं कर सकता, तो आपको आर्टिकल 363 को यहीं पर देखने की ज़रूरत है। फिर आप सेकेंड शेड्यूल का पार्ट डी, जो हमारी द्वितीय अनुसूची है उसका पार्ट डी फॉर डॉटर, तो पार्ट डी देखने की ज़रूरत है, जो कि प्रोविजंस एज टू जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स, जो हमारे उच्चतम न्यायालय और जो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनके संबंध में प्रावधान की चर्चा कर रहा है। तो ये भी आपको देखने की यही आवश्यकता है, यही समझने की आपको यही आवश्यकता है। फिर जब आपने 3 स्तर पर देखा कि राज्य हमारा भारत जो है वो राज्य कैसे बना है, लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है, तो फिर आपने तीनों संस्थाओं के बारे में जब पढ़ लिया तो इन दोनों के बीच में टकराव भी हो सकता है यूनियन और स्टेट के बीच में, क्योंकि यूनियन के स्तर पर भी लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी, और स्टेट के स्तर पर भी लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है। तो ये तीनों संस्थाएं दोनों स्तर पर है, संघ मतलब केंद्र के स्तर पर भी, राज्य के स्तर पर, तो इनमें टकराव भी हो सकता है। तो उन टकराव को कैसे समन्वय स्थापित किया जाए, तो इसके बारे में भी प्रावधान हमारे यहाँ दे दिया गया है। तो जिसको कि चैप्टर का नाम है संविधान में, जब आप देखेंगे तो रिलेशंस बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट, मतलब संघ और राज्य के मध्य संबंध के नामक अध्याय में इस चीज़ को देखने को मिलता है। तो इसमें लेजिस्लेचर रिलेशन, जो विधायी संबंध है, वो किस प्रकार से बरकरार रखे जाएं केंद्र और राज्य के मध्य में, यूनियन और स्टेट के मध्य में, तो उसके बारे में जो प्रावधान है वो आर्टिकल 245 टू 255 तक, 245 अनुच्छेद से 255 तक दिया गया है। तो आर्टिकल 245 जो टेरिटोरियल नेक्सस के बारे में बता रहा है, जो क्षेत्रीय सीमा कहाँ तक कौन सा कानून लागू होगा, केंद्र संघ का है तो पूरे भारत के लिए, भारत किसी भाग के लिए बना सकता है। फिर अगर आप देखेंगे कि राज्य जो है, जो राज्य विधायिका है, विधानमंडल है, वो अपने राज्य के लिए या राज्य के किसी एक भाग के लिए कानून बना सकता है। ये ऐसा नहीं हो सकता कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट MP गवर्नमेंट के लिए कानून बना दे, ये मतलब मोटी मोटी बात यहाँ कही जा रही है। फिर आर्टिकल 246 है अनुच्छेद 246 की भाई संघ है, राज्य है, कानून बनाएंगे तो किन किन विषयों पे संघ कानून बनाएगा, किन किन विषयों पर राज्य कानून बनाएगा, और किन विषयों पर दोनों कानून बनाएगा, मतलब पार्लियामेंट किन विषयों पे बनाएगा, स्टेट लेजिस्लेचर किन पर कानून बनाएगा, और किन विषयों पर दोनों बना सकते हैं। तो उन लिस्ट का वर्णन है। तो आपको शेड्यूल 7
लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट सेकंड यही देखनी होगी। आर्टिकल 246 से आपको शेड्यूल 7 लिंक करनी है, संबंध स्थापित करते हुए दोनों को यहीं पढ़ लेना है। दोनों को मतलब आर्टिकल 246 और शेड्यूल 7 को यहीं पर ही आपको एक साथ पढ़ने की ज़रूरत है। फिर 248 है रेसिड्यूरी पावर है। रेसिड्यूरी पावर अवशिष्ट शक्तियों का क्या मतलब है? तो अवशिष्ट शक्तियों का यह मतलब है कि जो विषय छूट गए हैं उस टाइम जब संविधान बन रहा था नहीं है, या कोई नया विषय आ गया, तो उस पर किसकी शक्ति होगी? तो रेसिड्यूरी पावर में बोला है कि इस पर पार्लियामेंट की शक्ति होगी, संसद की शक्ति है, इस पर राज्य की कोई शक्ति नहीं होगी कि वो कानून बनाए। फिर 253 है कि जो इंटरनेशनल लेवल पे जो ट्रीटीज़ होती हैं तो उन अंतर्राष्ट्रीय करारों को लागू करके यहाँ पर अगर कोई कानून बनाना है तो वो कानून बनाने की शक्ति किसके पास होगी? कि तो ये पार्लियामेंट को ये शक्ति प्राप्त है कि अंतर्राष्ट्रीय विषय पर कोई भी अगर संधि है और उस संधि और को आप भारत में लागू करके कोई उस पर कानून बनाना चाहते हैं तो वो संसद को शक्ति प्राप्त है। ये आपके आर्टिकल 253 में दिया गया। ये इसलिए दिया गया कि केंद्र और राज्य इस पर झगड़ा ना करें। तो 254 क्या है कि अगर आर्टिकल 254 कहता है कि यदि केंद्र और राज्य के में कानून को लेकर कोई टकराव होता है, मान लीजिए पार्लियामेंट ने कोई कानून बनाया और स्टेट ने भी कोई कानून बनाया और उनके बीच में कन्फ्लिक्शन हो रहा है, इनकंसिस्टेंसी हो रही है, तो फिर क्या होगा? तो उसके बारे में बताया जा रहा है कि केंद्र का कानून लागू हो जाता है मोटे मोटे तौर पर, अभी आप समझ लीजिए। तो ये बात आपके आर्टिकल 254 में दी गई है। फिर इसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस को आप पढ़िए, जो हमारे प्रशासनिक संबंध हैं कि यूनियन और स्टेट में कैसे प्रशासन का समन्वय होगा, वो हमारे आर्टिकल 256 से लेकर 263 तक बताया गया है। तो जैसे नेशनल हाईवेज है, आपका नेशनल वाटरवेज है, आपको मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन विद रेस्पेक्ट टू नेवल, मिलिट्री, एयरफोर्स वर्क्स, प्रोटेक्शन ऑफ द रेलवेज। मान लीजिए रेलवे गुजर रही है उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, कानून तो रेलवे एक्ट तो सब पार्लियामेंट बनाती है। अब आप कहें कि हम रेल की कोई सुरक्षा नहीं करेंगे, तो ऐसा नहीं, आपको रेलवे की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाने ही पड़ेंगे। तो इन सब चीज़ों के बारे में संविधान में ही जो है प्रावधान 256 से लेकर 263 तक दे दिया गया। तो इसको भी समझने की आवश्यकता है। फिर इसके बाद जब आप यूनियन और स्टेट में समन्वय को पढ़ लेते हैं, उनके संबंधों को पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद आप इलेक्शन पर आ जाइए कि किस प्रकार से इलेक्शन होते हैं, हमारे यहाँ चुनाव होते हैं। तो लोकसभा में जो हमारे यहाँ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, जो एमपीज हमारे कहलाते हैं लोकसभा में संघ स्तर पर, फिर एमएलए होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में, हमारे यहाँ विधानसभा में। तो इनका जो है चुनाव कौन कराता है? तो इलेक्शन कमीशन हमारे यहाँ चुनाव आयोग बना है। तो वो हमारे भारत के संविधान में अध्याय का नाम है निर्वाचन, इलेक्शंस। तो वो हमारे यहाँ आर्टिकल 324 से लेकर 329 कैपिटल ए तक दिया गया है। तो इसको भी आपको यहाँ पर पढ़ने की आवश्यकता है। फिर इसके बाद पंचायत स्तर पर आप आ जाइए। इलेक्शन फिर मतलब जो दूसरा आपको टॉपिक लेना है वो पंचायत है। तो पंचायत के भी चुनाव होते हैं। तो इनमें कौन कौन होते हैं, पंचायत के क्या कार्य हैं? तो 243 से लेकर 243 कैपिटल ओ तक इसके प्रावधान दिए गए हैं, जिसमें ग्राम सभा का भी जिक्र है। तो पंचायत के जो चेयरपर्सन होते हैं, जो उसके अन्य मेंबर्स होते हैं, तो उसके डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। तो डायरेक्ट इलेक्शन जो प्रत्यक्ष चुनाव होगा तो वो कौन कराएगा? तो 243 कैपिटल के में पंचायत के संदर्भ में और 243 कैपिटल जेड कैपिटल ए में म्यूनिसिपैलिटीज़ के, नगर निगम के संदर्भ में स्टेट इलेक्शन कमीशन चुनाव कराएगा इनका। तो आपको ये संविधान में ही इसका जिक्र है। तो म्यूनिसिपैलिटीज़, नगर निगम के संबंध में कहाँ से कहाँ तक दिया गया है? तो 243 कैपिटल पी से लेकर 243 जेड जी के बारे में नगर पालिकाओं के संबंध में जो है जिक्र किया गया है। तो इसमें आपको शेड्यूल 11 और शेड्यूल 12 भी यहीं पढ़ने की आवश्यकता है कि शेड्यूल 11 में पंचायत के जो है के बारे में व्यवस्था की गई है कि वो कौन कौन से कार्य करेंगे। और मतलब शेड्यूल 11 पंचायत से संबंधित है। तो जब आप पंचायत के प्रावधान यहाँ पढ़ाए जाएंगे तो शेड्यूल 11 भी उसके साथ आपको पढ़ाया जाएगा। और शेड्यूल 12 जब आप म्यूनिसिपैलिटीज़ पढ़ेंगे तो उसी के साथ साथ अनुसूची 12 भी आपको यहीं पर लिंक करके पढ़नी चाहिए आपको।
फिर इसके बारे में आपको ध्यान में रखना है कि फाइनेंस कमीशन की भी यहाँ बात की जा रही है। जो हमारा राज्य स्तर पर जो वित्त आयोग है वो 243 कैपिटल आई में पंचायत के संबंध में फाइनेंस कमीशन वित्त आयोग बना है, जो कि वित्तीय स्थिति की जो है पुनर्विलोकन करेगा। और 243 कैपिटल वाई में नगर निगम से संबंधित, मतलब नगर पालिका से संबंधित फाइनेंस कमीशन है, जो कि वित्तीय स्थितियों का पुनर्विलोकन करेगा। फिर यहीं पर ही आपको एक अनुच्छेद और भी पढ़ना चाहिए कि 243 कैपिटल ओ और 243 कैपिटल जेड जी जो कह रही कि बार टू इंटरफेरेंस बाय कोर्ट इन इलेक्टोरल मैटर्स, कि चुनाव के संबंध में जो निर्वाचन के मामले हैं उसमें न्यायालय के द्वारा कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। तो इन अनुच्छेदों को भी आपको पढ़ने की आवश्यकता है। तो फिर इसके बाद जब इलेक्शन आपने मोटा मोटा पढ़ लिया, समझ लिया, उसके बाद रिजर्वेशन के बारे में भी आपको पढ़ना चाहिए कि पंचायत का रिजर्वेशन है, म्यूनिसिपैलिटीज़ का रिजर्वेशन है। तो 243 कैपिटल डी में पंचायत के स्तर पर के रिजर्वेशन के बारे में प्रावधान, म्यूनिसिपैलिटीज़ स्तर पर जो महापालिकाएं हैं उसके स्तर पर 243 कैपिटल टी आपको पढ़ने की आवश्यकता है। फिर लोकसभा में जो रिजर्वेशन के संदर्भ में है तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स का जो रिजर्वेशन है वो आर्टिकल 330 में दिया गया है। और 331 में रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंग्लो इंडियन, जो हमारे यहाँ एंग्लो इंडियन है उनका प्रतिनिधित्व के बारे में प्रावधान है आर्टिकल 331 में। तो एंग्लो इंडियन के बारे में भी बताया जाएगा कि अब रिलीवेंट ये आर्टिकल नहीं है, लेकिन आपको इस पर विस्तार से समझाया जाएगा लेक्चर्स में। तो 331 को भी यहाँ आपको देखने की आवश्यकता है। फिर लेजिस्लेटिव असेंबली में आपको आर्टिकल 332 और 333 भी आपको पढ़ने की आवश्यकता है कि SC ST का जो 332 अनुच्छेद के अंतर्गत जो लेजिस्लेटिव असेंबली में उनका रिजर्वेशन की बात करता है। फिर आर्टिकल 34 को भी पढ़ने की आवश्यकता है कि सीज ऑफ रिजर्वेशन आफ्टर 80 ईयर्स, तो 80 साल के बाद जो है हमारा जो ये रिजर्वेशन समाप्त हो जाएगा। तो अक्सर मैं वीडियो देखता हूँ बहुत लोगों के या छात्रों से सुनता हूँ कि ये रिजर्वेशन 10 साल के लिए था। तो ये जो हमारी विधानसभा और जो हमारी संसद में जो रिजर्वेशन है SC ST की, इनके रिजर्वेशन के लिए 10 साल का प्रावधान किया था, वो भी चुनाव के संदर्भ में, MLA MPs के संदर्भ में, और किसी अन्य विषयों के लिए रिजर्वेशन 10 साल के लिए नहीं है। वो पर्याप्त प्रतिनिधित्व आया है। अगर आप अनुच्छेद 16 का अध्ययन करेंगे तो एजुकेशन स्तर पर और सर्विस के मैटर पर 10 साल की वहाँ पे जिक्र नहीं है। वहाँ पे जब तक पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिल जाता है तब तक रिजर्वेशन रहेगा। तो 10 साल की जो बात की गई थी जब 1950 में हमारा संविधान बन के तैयार हुआ था, तो ये जो 80 साल की जो सीमा है ये 10 ईयर्स थी शुरू में। तो ये MLAs के रिजर्वेशन के लिए SC ST के और जो हमारे लेजिस्लेटिव असेंबली में जो हमारे MLA होते हैं उनके लिए कहा जा रहा है, और जो MPs होते हैं हमारे लोकसभा में उनके लिए 10 साल था शुरू में, अब उसे 80 साल कर दिया गया। तो अब इसके अलावा 340 आर्टिकल 340 को भी आपको देखने की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर कि अपॉइंटमेंट ऑफ अ कमीशन टू इन्वेस्टिगेट द कंडीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, जो भी हमारे पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनकी क्या दशा है, उनके लिए जो अन्वेषण के लिए एक आयोग के गठन की बात यहाँ की गई। तो अनुच्छेद 340 को भी देखने की यहाँ आवश्यकता है। 341 में शेड्यूल कास्ट क्या होती है, अनुसूचित जाति क्या है। 342 में शेड्यूल ट्राइब्स क्या है, अनुसूचित जनजाति। तो इसका भी प्रावधान यहीं पर समझने की आवश्यकता रहती है। फिर इसके बाद जब आपने रिजर्वेशन पढ़ लिया तो फिर आप उसके बाद इमरजेंसी अध्याय को आप ले लीजिए कि हमारे यहाँ आपातकालीन जो है वो कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेद दिए गए हैं। तो अनुच्छेद 352 टू 360 तक, 352 अनुच्छेद से लेकर 360 तक हमारे यहाँ आपातकालीन संबंधी प्रावधान दिए गए, जैसे कि नेशनल इमरजेंसी या स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल जो इमरजेंसी जो हमारे यहाँ है उसके बारे में जिक्र किया गया है। तो जब आप 356 को पढ़ेंगे तो एक अनुच्छेद 365 को भी आप यहाँ पर समझने की ज़रूरत है। तो 365 क्या कहता है, फेलो टू कंप्लाई विद डायरेक्शंस गिवन बाय यूनियन,
तो संघ यदि कोई निर्देश दे रहा है और उसका जो अनुपालन वो राज्य अगर नहीं कर रहा है तो राष्ट्रपति का ये मानना विधिपूर्ण हो जाता है। अनुच्छेद 365 ये कह रहा है कि ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति का ये मानना विधिपूर्ण हो जाएगा कि राज्य का जो प्रशासन है, शासन है, वो संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चल रहा है और वो राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। तो अनुच्छेद 356 के साथ आपको 365 अनुच्छेद को भी ध्यान में रखना चाहिए। फिर इसके बाद जो अदर टॉपिक्स हैं, मतलब आप इमरजेंसी में अगर आप पढ़ेंगे तो विस्तार से आप नेशनल इमरजेंसी पढ़ेंगे, स्टेट इमरजेंसी पढ़ेंगे और फाइनेंशियल इमरजेंसी आप पढ़ेंगे। फिर इसके बाद अगर आपको पढ़ना है तो कुछ अदर टॉपिक्स हैं जो छूट गए हैं, जो क्योंकि बिखरा हुआ है, तो उसको भी पढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि PCS जे आप जुडिशरी सर्विसेज में आप कुछ छोड़ नहीं सकते। संविधान में खासकर आपको नॉलेज सबकी होनी आवश्यक है। तो अभी तक जो बताया उसको तो आपको विस्तार से पढ़ना है, लेकिन अब जो चीज़ें आ रही हैं उसको आप मेन पॉइंट जो उसके मुख्य मुख्य बिंदु हैं या उसका कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, आप उसको छोड़ नहीं सकते। तो अदर टॉपिक्स में, अन्य शीर्षकों में कौन कौन सी चीज़ें आपको देखनी है, तो सबसे पहले नंबर 1 यूनियन टेरिटरीज, जो संघ राज्य क्षेत्र हैं, जो कि आर्टिकल्स 239 टू 242 तक दिया गया है और शेड्यूल 1 में भी इसका जिक्र है यूनियन टेरिटरीज के बारे में। तो उसके मुख्य मुख्य बिंदुओं को आपको समझने की आवश्यकता है जब आप अनुच्छेद 239 से 242 का अध्ययन आप जब करेंगे। फिर आर्टिकल 244 कैपिटल ए, जो कि शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज के बारे में बता रहा है और इसके बारे में अनुसूची 5 और अनुसूची 6, शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 का भी आपको मोटी मोटी बातें समझने की आवश्यकता होगी। और ये आने वाले लेक्चर्स में मैं इस पर भी आपको पूरा जो मुख्य मुख्य बातें वो समझाने का प्रयास करूँगा। तो टैक्सेस, जो फिर तीसरा जो नेक्स्ट जो बिंदु है वो है टैक्सेस, फंड्स एंड पब्लिक अकाउंट। तो हमारे यहाँ कर के बारे में क्या प्रावधान दिए गए, हमारे यहाँ निधि के बारे में क्या प्रावधान, जैसे कंसोलिडेटेड फंड है, कंटिजेंसी फंड है, फिर लोक लेखे हैं, पब्लिक अकाउंट्स हैं। तो और इसके नेशनल लेवल पर भी एक फाइनेंस कमीशन है, वित्त आयोग है, उसके बारे में आर्टिकल 280 में एक प्रावधान है, उसको भी यहाँ पढ़ने की आवश्यकता है। तो इसको विस्तार से कैसे क्या देखा जाए, मोटे मोटे बिंदु, तो आपको टैक्सेस, फंड्स और पब्लिक अकाउंट से संबंधित जो आर्टिकल्स हैं वो 264 से लेकर 291 आर्टिकल्स तक दिए गए हैं। इसमें एक आर्टिकल है 290 कैपिटल ए, अगर आप उसको एनालिसिस करें तो सेकुलरिज्म के संबंध में, जब आप सेकुलरिज्म का कोई भी धर्मनिरपेक्ष का जब भी आप कोई निबंध लिख रहे हो या आप 25 से लेकर 28 तक जब आप फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे हो, तो उसके बारे में आर्टिकल 290 कैपिटल ए का भी जिक्र करना यहाँ आवश्यक हो जाता है, जो कि कह रहा है कि एनुअल पेमेंट टू सर्टेन देवसम फंड्स, मतलब देवसम निधियों के बारे में कह रहा है कि हिंदू मंदिरों के अनुरक्षण, मेंटेनेंस ऑफ हिंदू टेम्पल्स के बारे में भी ये बोल रहा है। और ये 1956 में ये धारा जोड़ी गई थी, ये अनुच्छेद जोड़ा गया था आर्टिकल 290 कैपिटल ए। तो ये कह रहा है कि हिंदू मंदिरों के अनुरक्षण के लिए भी मेंटेनेंस देगी गवर्नमेंट। तो ये एक सेकुलरिज्म पर ये कितना प्रासंगिक है, रिलीवेंट है, इस पर भी चर्चा करने की आवश्यकता होगी। फिर जो नेक्स्ट टॉपिक है वो बोरोइंग बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट। अब मान लीजिए भारत सरकार को या राज्य को उधार लेने की आवश्यकता है, तो इसके बारे में अनुच्छेद आर्टिकल 292 और 293 में प्रावधान दिया गया है। और ये उधार लेंगे तो क्या क्या गिरवी क्या देंगे, सिक्योरिटी क्या देंगे, प्रतिभू क्या देंगे, तो उसमें कह रहा है कंसोलिडेटेड फंड को सिक्योरिटी देंगे। मतलब सिक्योरिटी किसकी देंगे, प्रतिभूति किसकी देंगे, तो संचित निधि की जो है सरकार जो है प्रतिभूति दे के उधार लेता है। तो बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा भी बोरो उधार लिया जा सकता है और बाय स्टेट के द्वारा भी बोरो लिया जा सकता है। ये संवैधानिक उपबंध इसके बारे में कर दिया गया है। फिर अगला जो टॉपिक लेंगे वो आर्टिकल 299 और 300 को आप लेंगे कि अनुच्छेद 299 में लाइबिलिटी ऑफ स्टेट, जो राज्य का दायित्व, उसके बारे में बताया गया है। और फिर आर्टिकल 300 में यह है कि सूट्स एंड प्रोसीडिंग्स के बारे में कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब इसके कोई वाद लाता है या इसके विरुद्ध जब वाद लाया जाता है तो किस नाम से लाओगे, तो यूनियन ऑफ इंडिया के नाम से, भारत संघ के नाम से वाद लाएंगे या
मतलब ये लाएगा या इसके विरुद्ध लाया जाएगा, तो उसका नाम होगा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, तो यूनियन ऑफ इंडिया होगा। तो गवर्नमेंट ऑफ स्टेट का क्या नाम होगा, तो जैसे कि हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में अगर कोई आपको वाद लाना है या कोई प्रोसीडिंग्स करनी है तो स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश इस तरीके से उसका नाम होगा। तो इसके बारे में आर्टिकल 300 के बारे में प्रावधान आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर लैंग्वेज टॉपिक पर आ जाइए। लैंग्वेज में क्या करेंगे, तो लैंग्वेज में तीन प्रकार की लैंग्वेजेस का जिक्र आ रहा है। यूनियन स्तर पर आर्टिकल 343 और 344 में है कि संघ की क्या राजभाषा होगी। फिर रीजनल लैंग्वेज स्टेट लेवल पे जो प्रादेशिक भाषा है उसके बारे में 345 से लेकर 347 तक जिक्र किया गया है। फिर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की लैंग्वेज के बारे में अनुच्छेद 348 और 349 में जिक्र किया गया है। और यहीं पर ही आपको स्पेशल डायरेक्शंस के बारे में भी जानना चाहिए। 350 और 351 के संबंध में इस पे विशेष निर्देश भाषा के संदर्भ में दिए जा रहे हैं। जैसे 351 कह रहा है कि डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज, जो हिंदी भाषा उसके विकास के लिए विशेष निर्देश दिए जाएंगे। तो यहीं पर ही आपको शेड्यूल 8 को भी देखना चाहिए जो भाषा के बारे में प्रावधान कर रहा है। अनुसूची 8 का भी यहीं आपको जिक्र कर लेना चाहिए। फिर देयर इज नो किंग, अगला जो टॉपिक होगा वो ये होगा कि देयर इज नो किंग और रूलर्स इन इंडिया। भारत में कोई भी शासक नहीं हो सकता, कोई राजा नहीं हो सकता, कोई शासन नहीं कर सकता। केवल और केवल शासन होगा तो हमारे संविधान का होगा और कोई शासक का शासन नहीं होगा। तो ये कहाँ दिया गया है, ये हमारे आर्टिकल 363 कैपिटल ए में इस चीज़ को दिया गया है। फिर इसको आप लिंक कर दीजिए आर्टिकल 375 से, अनुच्छेद 375 से, जो कह रहा है कि ऑल अथॉरिटीज और ऑल ऑफिसर्स, अधिकारी कार्य करेंगे संविधान के उपबंधों के अनुसार। मतलब संविधान के उपबंधों के अनुसार हमारे भारत के सभी प्राधिकारी और अधिकारी कार्य करेंगे। तो ये आर्टिकल 375 में दिया है कि हमारे यहाँ अगर कोई सर्वोच्च है तो हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। तो ये बात आर्टिकल 375 से भी निकल के आ रही है। तो फिर नेक्स्ट टॉपिक आप लेंगे इंटरप्रिटेशन क्लॉज। तो इंटरप्रिटेशन क्लॉज को मैंने दो भागों में तोड़ा है। एक आर्टिकल 366 जो डेफिनेशंस के बारे में बता रही है और जो आर्टिकल 367 है वो इंटरप्रिटेशन के बारे में बता रहा है। तो अनुच्छेद का क्या मतलब है, एंग्लो इंडियन का क्या मतलब है, एग्जिस्टिंग लॉ का क्या मतलब है, हाई कोर्ट का क्या मतलब है, रूलर का क्या मतलब है, शेड्यूल का क्या मतलब है, शेड्यूल कास्ट का क्या मतलब है, शेड्यूल ट्राइब्स का क्या मतलब है। तो इसके बारे में आर्टिकल 366 में ये डेफिनेशंस दी गई हैं। फिर इंटरप्रिटेशन 367 में निर्वचन ये क्या कह रहा है कि संविधान के उपबंधों का अगर आपको व्याख्या करनी है और उसके बारे में कोई शब्द हमारे संविधान में नहीं दिया गया है तो आप जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897, साधारण खंड अधिनियम 1897 की आप जो है सहायता ले सकते हैं। तो ये 367 में ये चीज निकल के आ रही है। फिर उसके बाद आप थोड़ा बहुत फेडरल कोर्ट के बारे में, फेडरल न्यायालय के बारे में पढ़ लीजिए। 374 आर्टिकल में ये दिया गया है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, नियंत्रक महालेखा परीक्षक। तो इससे संबंध में जो आर्टिकल 148 से 151 और आर्टिकल 377 और पार्ट ई ऑफ सेकंड शेड्यूल, जो हमारा द्वितीय अनुसूची का पार्ट ई, इससे संबंधित है। तो इन अनुच्छेदों को भी पढ़ने की यहाँ आवश्यकता है, मोटे मोटे तौर पर पढ़ने की आवश्यकता है कि अगर कभी भी परीक्षा में कुछ भी पूछा जाए, चाहे वो प्री के स्तर पे हो चाहे वो मेंस के स्तर पर हो, तो हम उसको लिख सकें, हम उसको उसमें सफल हो जाएं। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो कॉन्स्टिट्यूशन डे के बारे में है, संविधान दिवस के बारे में। तो संविधान दिवस से पहले ये हमारा जो शब्द था वो विधि दिवस था, जिसको कि हम 26 नवंबर 1949 में हम जो है इसको जो है मनाते थे। तो 26 नवंबर 1949 ये कहाँ दिया गया, हमारे यहाँ प्रीएम्बल में दिया गया है। और इसके अलावा कहाँ दिया गया, तो 394 को जब हम अनुच्छेद 394 को एनालिसिस करेंगे तो 394 में ये तारीख छुपी हुई है 26 नवंबर 1949। कहाँ छुपी है, किन शब्दों में छुपी हुई है, तो लिख रहा है कि 394 में 394 अनुच्छेद को मिला के 15 अनुच्छेदों का और जिक्र है। तो 16 अनुच्छेद तुरंत लागू हो जाएंगे, मतलब तुरंत प्रवृत्त होंगे, फ्रॉम द इमीडिएट इफेक्ट। तो मतलब वो डेट क्या है, 26 नवंबर 1949।
तो 26 नवंबर 1949 को 16 अनुच्छेद तुरंत लागू हो गए, प्रवृत्त हो गए, और बाकी सब जो अनुच्छेद हैं वो 26 जनवरी 1950 को, जब हमारा इंडिया, हमारे यहाँ गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, रिपब्लिक डे, तो उस दिन पूरा संविधान लागू हुआ। तो ये 26 नवंबर 1949 तो प्रीएम्बल में दिया है, और 394 में लेटेंट छुपा हुआ है, लेकिन 26 जनवरी 1950 का जिक्र जो है हमारे अनुच्छेद 394 में भी दिया गया है। तो आपको इन चीज़ों का भी ध्यान में रखना है। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो टेम्पररी प्रोविजंस और स्पेशल प्रोविजंस। जैसे टेम्पररी प्रोविजंस है हमारा आर्टिकल 369 में है, 370 में है जम्मू कश्मीर में, जो कि अब रिपील हो गया है। मतलब ये अब धारा 370 जो अनुच्छेद 370 जिस पर जो है एक एक्ट भी ले आया गया है, तो इसके बारे में भी आपको यहीं पढ़ने की आवश्यकता होगी। फिर स्पेशल प्रोविजंस है रिगार्डिंग नागालैंड, असम, मणिपुर, सिक्किम, मिजोरम। तो इसके बारे में कुछ विशिष्ट प्रावधान दिए गए हैं। तो पार्ट 21 जो संविधान का जो हमारा पार्ट 21 है उसको भी पढ़ने की यहाँ पर मोटे मोटे तौर पर आवश्यकता होगी। फिर ओथ शेड्यूल, हमारा जो शपथ लेने का जो अनुसूची है, शपथ का क्या प्रारूप है, और शपथ जब आप पढ़ेंगे 3rd अनुसूची में, तो उसमें 2 शब्द हैं, स्वेयर इन द नेम ऑफ गॉड या सोलेमनली अफर्म। मतलब या तो आप ईश्वर की शपथ लीजिए या सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ। मतलब आप मान लीजिए हम किसी ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं, तो आप सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान कर सकते हैं। तो ये सेकुलरिज्म को और इनरिच कर रहा है और बढ़ावा दे रहा है हमारे यहाँ धर्मनिरपेक्ष को। तो धर्मनिरपेक्ष में मतलब कोई ज़रूरी नहीं कि हम आस्तिक हों, ईश्वर को मानते हो, हम ईश्वर को नहीं भी मानते हैं तो भी ओथ हम ले सकते हैं। तो दोनों चीज़ों को प्रावधान कर दिया गया। आस्तिक लोगों के लिए भी शपथ में प्रारूप है, और प्रारूप जब देखते हैं तो नास्तिक लोगों के लिए भी जो है हमारे यहाँ ओथ में प्रावधान कर दिया गया है। तो फिर इसके बाद आप जो है प्रीएम्बल, जब आपने पूरा ये सब पढ़ लिया, तो चूंकि देखिए प्रीएम्बल हम संविधान में शुरू में तो पढ़ते हैं, लेकिन ये प्रीएम्बल आप समझ लीजिए कि जब आप पूरा संविधान पढ़ते तो उसका निचोड़ लिखा गया है, उसका क्रक्स लिखा गया है। तो वो जब आप ये पूरा सब पढ़ लेंगे तो तब प्रीएम्बल को पढ़ाने में बड़ी सरलता होगी कि आपको पूरा समझाया जा सकता है कि प्रीएम्बल हमारे संविधान का उद्देश्य क्या क्या निकल के आ रहा है, और इसको सरल शब्दों में फिर समझाया जा सकता है। अगर हम शुरू में समझाने का प्रयास करेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि अच्छी बात होगी। फिर इसके बाद आप सैलिएंट फीचर्स पढ़ लीजिए। जब आपने पूरा संविधान पढ़ लिया तो फिर उसके बाद आप संविधान की मुख्य विशेषताएं क्या क्या हैं इसको आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद हिस्टोरिकल डेवलपमेंट क्या है, संविधान का ऐतिहासिक चरण कैसे हमारा संविधान बना, उससे पहले संविधान के क्या क्या प्रावधान थे, इनको भी देखने की आवश्यकता पड़ेगी। तो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट को भी पढ़ाया जाएगा। फिर इसके बाद आप सबसे लास्ट में रिपील जो आपका अनुच्छेद 395 है, इसको पढ़ाते हुए हम संविधान को समाप्त करेंगे। तो आर्टिकल 395 क्या है? आर्टिकल 395 क्या है कि जो कह रहा है कि हमारे यहाँ इंडिपेंडेंस एक्ट, जो हमारे यहाँ भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 था, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हमारे यहाँ भारत शासन अधिनियम 1935 था, इसको रिपील कर दिया गया है। कि अब ये कह दिया गया है कि अब हम किसी के अधीन नहीं है, हम अब आत्मनिर्भर हैं, हम स्वयं स्वतंत्र हैं, हम सॉवरेन हैं, इंडिया इज अ सॉवरेन स्टेट। हम किसी पर आत्मनिर्भर नहीं, हम निर्भर नहीं, हम आत्मनिर्भर। हम अपने मामले के लिए और देश के जो बाहर के मामले हैं हम निर्णय लेने के लिए स्वयं सक्षम हैं। तो एक सपोर्ट मिल रहा है 395 से कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 जिससे कि हमें स्वतंत्रता मिली, उसको भी उन्होंने रिपील कर दिया। उसका कोई महत्व नहीं है। अब हम स्वयं में स्वतंत्र हैं, हम आत्मनिर्भर। तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि हम लोग और भारत, जिसको कि हम कहते हैं हम भारत के लोग, इसी से ही पूरा संविधान समझा जा सकता है। आशा करता हूं कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।